Bismillahirrahmanirrahim. The topic of today's discussion is MCQ नंबर 53. जो मम्स के अंदर पेन होता है वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से ट्रांसमिट होता है. मम्स में जो पेन होता है वो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से ट्रांसमिट होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन मम्स की वजह से होती है वो मेनिंजोएन्केफेलाइटिस होता है. लेकिन अगर एडल्ट्स की बात होगी तो उनके अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो ऑर्काइटिस होता है. अब एक लेडी है, उसको फीवर है, साथ उसके जॉ में एब्सेस है और साथ आपको ड्रेनिंग साइनस में मिल रहा है और येलो कलर के ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे हैं, तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइसिस होगी. अगर तो कोई एक्टिनोमाइसिस का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हमने स्टैफ ऑरिस को चूज़ करना है. और अगर येलो विजाइनल डिस्चार्ज होगा तो फिर आपने ट्रिकोमोनास विजाइनालिस को चूज़ करना होता है. येलो विजाइनल डिस्चार्ज ट्रिकोमोनास विजाइनालिस के अंदर होता है. Which of the following organism that produces fluorescent pigment and is resistant to antibiotics? सुडोमोनास फ्लोरिसेंट पिगमेंट प्रोड्यूस करता है और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होता है. जो डेफिशिएंसी है ना बाइल सॉल्ट्स की आफ्टर इलियर रिसेक्शन कैन कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग. जब आपके बाइल सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब आप इलियम को रिसेक्ट कर देते हो तो आपकी माइसिल फॉर्मेशन कम हो जाती है, डिक्रीज माइसिल फॉर्मेशन हो जाती है. अब एक पेशेंट था, उसको पैरालिसिस हो गई है राइट लिम्ब की और राइट लोअर फेस की. राइट लिम्ब की भी और राइट लोअर फेस की पैरालिसिस है, साथ उसको होमोनोमस हेमिएनोपिया हो रहा है. लीजन उसके किस पार्ट के अंदर होगा? लीजन होगा वो फोर ब्रेन के अंदर लीजन होगा. अगर उसको राइट साइड की पैरालिसिस होती है, राइट लोअर फेस की पैरालिसिस है, साथ उसको होमोनोमस हेमिएनोपिया है. इन्फंडिबुलम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड होती है पार्स ट्यूबरालिस के साथ. पिट्यूटरी ग्लैंड की इन्फंडिबुलम पार्स ट्यूबरालिस के साथ रिलेटेड होती है. कौन से टाइप ऑफ कॉलेजन होता है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है? तो टाइप 4 कॉलेजन बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर होता है. इसका निमोनिक दिया हुआ है कि जो टाइप 1 कॉलेजन होता है वो बोन के अंदर होगा, जो टाइप 2 कॉलेजन होगा वो कार्टिलेज या फिर कार्टुलेज. ठीक है, बोन के अंदर 1 आता है तो टाइप 1 कॉलेजन बोन के अंदर होता है. जो टाइप 2 कॉलेजन होता है वो कार्टिलेज के अंदर होता है और जो टाइप 4 कॉलेजन होता है वो फ्लोर के अंदर होता है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन्स के अंदर होता है. अब जो टाइप 1 कॉलेजन है वो बोन के अंदर होगा, स्किन में होगा, टेंडन में होगा. जो टाइप 2 कॉलेजन है वो कार्टिलेजेस के अंदर होता है और जो टाइप 3 कॉलेजन है वो रेटिकुलर और ब्लड वेसल्स में होता है और जो टाइप 4 कॉलेजन है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है. टाइप 3 कॉलेजन रेटिकुलन और ब्लड वेसल्स के अंदर है. टाइप 3 जो होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, रेटिकुलन के अंदर होगा. टाइप 2 कार्टिलेजेस के अंदर होगा. टाइप 1 आपकी बोन के अंदर होता है, स्किन में होता है, टेंडन में होता है और टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में होता है. फाइनल वूंड स्ट्रेंथनिंग जो होती है वो किस टाइप के कॉलेजन से होती है? जो फाइनल वूंड स्ट्रेंथनिंग होती है वो टाइप 1 कॉलेजन से होती है. पहली जो अर्ली वूंड हीलिंग होगी उसके अंदर ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है और टाइप 3 कॉलेजन होता है. जो लेट वूंड हीलिंग होती है उसमें वूंड स्ट्रेंथ होती है और साथ हमें टाइप 1 कॉलेजन मिलता है. लेट वूंड हीलिंग के अंदर वूंड स्ट्रेंथ बनती है और उसमें टाइप 1 कॉलेजन इन्वॉल्व होता है. अर्ली के अंदर टाइप 3 कॉलेजन, लेट के अंदर टाइप 1 कॉलेजन. अब एक स्टूडेंट है, उसकी बायोप्सी स्लाइड ली, उसने नोटिस किया कि इंक्रीज बेसोफिलिया उसको नज़र आ रहा है. तो वो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? तो थाइमस के अंदर आपको इंक्रीज बेसोफिलिया नज़र आता है. थाइमस में हमें इंक्रीज्ड बेसोफिलिया नज़र आता है. उसके बाद दिया हुआ है कि एक 17 ईयर ओल्ड बॉय है, वो हॉस्पिटल के अंदर आया है, साथ उसको ऑल्टर्ड सेंसोरियम है. आहिस्ता से स्लोली वो टॉक कर रहा है, शैलो ब्रीदिंग है उसकी, उसका ब्रेथ के अंदर फ्रूटी स्मेल आ रही है. एक तो ये कि वो ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ है, उसकी स्लो शैलो ब्रेथ्स हैं, फ्रूटी स्मेल आ रही है. और जब आपने आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराई तो पीएच 7.2 थी, मतलब उसको एसिडोसिस है. यूरिनरी कीटोन्स भी पॉजिटिव है. लाइकली डायग्नोसिस की डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगी. अब एक पेशेंट है, उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, हेडेक है, डायफोरेसिस है, पैल्पिटेशंस है. डायग्नोज हुआ कि फियोक्रोमोसाइटोमा है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेस इन द ब्लड ऑन लैब रिपोर्ट. तो जब आप ब्लड रिपोर्ट कराओगे तो उनके इंसुलिन के लेवल कम होंगे ब्लड में. फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट्स के अंदर कैटेकोलामिन्स इंक्रीज कर जाती हैं और जो कि एक्ट करती हैं आपके अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका जो इंसुलिन होता है वो कम हो जाता है और ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है. तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा वाले पेशेंट्स होंगे उनके अंदर ब्लड के अंदर इंसुलिन कम होगी और ग्लूकोज ज़्यादा होगा. अब बाकी भी फियोक्रोमोसाइटोमा के एमसीक्यूज दिए हुए. एक पेशेंट है, उसको पैल्पिटेशंस हैं, एपिसोडिक हेडेक होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा उसका डायग्नोज हुआ, एपिनेफ्रीन मेटाबोलाइट्स उसके ज़्यादा हुए हुए हैं. एपिनेफ्रीन इन्फ्लुएंस करती है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कराती है एपिनेफ्रीन, जिसकी वजह से आपका जो है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को एपिनेफ्रीन इफेक्ट करेगी. ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन कराएगी, ग्लूकोज को ज़्यादा कर देगी, इंसुलिन को कम कर देती है. क्योंकि जो कैटेकोलामीन्स होती हैं वो अल्फा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती हैं
हैं और इंसुलिन को कम कर देते हैं ब्लड के अंदर और ग्लूकोज को ज़्यादा कर देते हैं। और एपिनेफ्रीन क्या करती है, आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करती है। अब एक पेशेंट है, उसको एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, हेडेक है, डायफोरेसिस है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, प्यास ज़्यादा लगती है, सर में दर्द रहता है, पैल्पिटेशंस रहती हैं, साथ उसको मेडुलरी ट्यूमर है, तो लाइकली कॉज क्या होगी, फियोक्रोमोसाइटोमा। तो लाइकली कॉज होगी फियोक्रोमोसाइटोमा। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक पेशेंट है जो क्लासिकल ट्रायड होता है ना फियोक्रोमोसाइटोमा का, इसके अंदर पेशेंट को हेडेक होता है, डायफोरेसिस होती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं। सिर्फ 40% इंडिविजुअल्स होते हैं जो इन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर 3 चीज़ें आपको मिलेंगी अगर तो किसी भी पेशेंट को डायफोरेसिस हो, पैल्पिटेशन हो और साथ ही उसको हेडेक हो। हेडेक, डायफोरेसिस और पैल्पिटेशन, अगर ये तीनों का ट्रायड मिल रहा है तो उसको फियोक्रोमोसाइटोमा होगा और ये 40% केसेस के अंदर हमें ये ट्रायड मिलता है। अब एक 2 साल का बच्चा था, उसको ब्रोंकियोलाइटिस था। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि ब्रोंकियोलाइटिस करा सकते हैं 2 साल के बच्चों के अंदर, तो रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरसेस जो होते हैं वो बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस कराएंगे। इफ़ इट इज़ रिटन दैट चाइल्ड इज़ नेगेटिव फॉर रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरस देन चूज इन्फ्लुएंजा। अगर तो ये बात हो कि रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरस के लिए वो नेगेटिव है, आपने कराया है तो चेक किया है तो रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरस नहीं है तो फिर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्ट करेगा। वरना 2 साल के बच्चों के अंदर जो ब्रोंकियोलाइटिस होता है वो रिस्पायरेटरी सिंसीटियल वायरसेस की वजह से होता है। मैराथन रनर था, जुलाई के अंदर उसको वीकनेस फील हो रही है, अनअटेंटिव है और कोलैप्स कर गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी उसको, तो क्या कॉज होगी, डिहाइड्रेशन कॉज होगी। जाहिर सी बात है, मैराथन रनर है, जुलाई में रन कर रहा है, अनअटेंटिव हुआ, वीकनेस हुई, कोलैप्स कर गया है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब है इसको डिहाइड्रेशन हो रही है। अब स्वेटिंग, डिहाइड्रेशन को और हीट एग्जॉस्शन और हीट स्ट्रोक का डिफरेंस क्या होता है। अगर तो स्वेटिंग नहीं हुई है और पेशेंट कोलैप्स कर गया है तो इसका मतलब है कि हीट स्ट्रोक हुआ है। हीट स्ट्रोक के अंदर पसीना नहीं आता है, पेशेंट कोलैप्स कर जाता है। हीट एग्जॉस्शन के अंदर स्वेटिंग होती है पेशेंट को बहुत ज़्यादा और वो कोलैप्स कर जाता है, या फिर डिहाइड्रेशन। अगर तो हीट एग्जॉस्शन का दिया हुआ होगा तो आपने उसको सिलेक्ट करना है, अगर हीट एग्जॉस्शन नहीं दिया हुआ तो फिर आपने डिहाइड्रेशन को सिलेक्ट करना है। देखो, हीट स्ट्रोक के अंदर आपको स्वेटिंग नहीं हो रही, लेकिन अगर स्वेटिंग हो रही है तो या तो वो हीट एग्जॉस्शन होगी या फिर वो डिहाइड्रेशन होगी। अगर हीट एग्जॉस्शन है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डिहाइड्रेशन। लंबर पंक्चर के दौरान नीडल जो होती है किस स्पेस के अंदर इंसर्ट होती है, तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर एंटर होती है जब हम लंबर पंक्चर करते हैं। नीडल आपकी सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाती है जब हम लंबर पंक्चर करते हैं। कौन सी चीज़ जो होती है लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, एम्ब्लियोब्लास्टोमा जो होता है, एम्ब्लियोब्लास्टोमा, ठीक है, एम्ब्लियोब्लास्टोमा इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। एम्ब्लियोब्लास्टोमा आपका लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जो एडीमा होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर वो हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से होता है, ठीक है। एल्बुमिन कम हो जाने की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले पेशेंट्स के अंदर एडीमा डेवलप हो जाता है। पेरिफेरल एडीमा जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर होता है वो एल्बुमिन के लॉस की वजह से होता है, क्योंकि जब एल्बुमिन आपकी खत्म हो जाती है तो आपका ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाता है और आपको पेरिफेरल एडीमा डेवलप हो जाता है। एल्बुमिन के कम हो जाने की वजह से आपको पेरिफेरल एडीमा होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर। एसाइटीज़ जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अंदर होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। जो पेरिफेरल एडीमा है वो एल्बुमिन के कम होने की वजह से हो रहा है, लेकिन जो एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के अंदर जो एडीमा हो रहा है, एसाइटीज़ जो हो रही है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है। रीनल ओरिजिन की वजह से जो एडीमा होगा ना उसमें एल्बुमिन का लॉस होता है, साथ आपको सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन होती है, ठीक है। जब आपको किडनी की डिजीज़ की वजह से अगर एडीमा हो रहा होगा तो एल्बुमिन का भी लॉस होगा और साथ सॉल्ट और वाटर आपकी बॉडी के अंदर रिटेन हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको एडीमा होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जो एडीमा होता है वो हाइपोएल्बुमिनीमिया की वजह से होता है। एल्बुमिन के कम हो जाने की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एडीमा डेवलप होता है। जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होगा उसमें एडीमा सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन की वजह से होते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस। जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें एल्बुमिन के कम हो जाने की वजह से एडीमा डेवलप हो रहा है, और जो नेफ्राइटिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन की वजह से एडीमा डेवलप हो जाता है। पीडल एडीमा या जो पेरिफेरल एडीमा हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हाइपरटेंशन के अंदर होता है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर एडीमा वर्स हो जाता है जब सोडियम और वाटर की रिटेंशन होती है। अब ये सारे डिफरेंट कॉजेज बताई हुई हैं कि अगर आपको पेरिफेरल एडीमा क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के अंदर होगा तो वो आपके एल्बुमिन की लॉस की वजह से होगा। जो एसाइटीज़ होती है वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में। और अगर किडनीज़ के ओरिजिन की वजह से अगर आपको एडीमा डेवलप हो रहा है तो उसमें आपके एल्बुमिन के लेवल भी कम होते हैं, साथ सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन भी होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर एल्बुमिन कम होगा तो एडीमा होगा। नेफ्राइटिक सिंड्रोम के अंदर सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन की वजह से एडीमा होता है। इसी तरह से जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं या हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाने की वजह से एडीमा डेवलप हो जाता है। और जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स का जो एडीमा होता है वो सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन की वजह से वर्स्ट भी हो जाता है।
जो मोस्ट कॉमन डाइटरी फैक्टर है इसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का वो नाइट्रोजोमाइंस हैं, ठीक है। नाइट्रोजोमाइंस जो होती हैं वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस कराती हैं, ठीक है। नाइट्रोजोमाइंस एक डाइटरी फैक्टर है जो कि आपके स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द इसोफेगस कराती है। पैरासीटामोल का जो एंटीडोट है वो एन एसिटाइल सिस्टीन है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस कंटेन करता है। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बॉडी होती है ऑफ द टेस्ट पाथवे। टेस्ट पाथवे के जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स की बॉडी आपकी न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस के अंदर होती है। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटारिस के अंदर हमारे पास सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की बॉडीज़ होती हैं। केसर फ्लेशर रिंग्स होते हैं वो हमें विल्सन्स डिजीज़ में मिलते हैं। केसर फ्लेशर रिंग्स हमें विल्सन्स डिजीज़ में मिलते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज़, अब जो दिया हुआ एक पेशेंट है उसको टेकीकार्डिया है, मतलब उसको जो है वो हार्ट रेट उसका ज़्यादा हुआ है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ब्लड प्रेशर उसका लो हुआ है लेप्रोटमी के बाद, तो लाइकली कॉज क्या होगी? एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, लेप्रोटमी हुई है, उसके बाद पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा हो गया, पेट डिस्टेंड हो गया और ब्लड प्रेशर उसका लो हो गया, तो उसको शॉक डेवलप हो गया, जिसमें शॉक में ये होता है कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक डेवलप हो गया उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द हाईएस्ट सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स? सोयाबीन ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सबसे ज़्यादा होते हैं। जो हाईएस्ट क्वांटिटी होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वो सनफ्लावर के अंदर होती है, और जो क्वालिटी आपकी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की सबसे ज़्यादा जो होती है वो सोयाबीन के अंदर होती है। सॉरी, यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो सैचुरेशन का था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द हाईएस्ट सैचुरेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। सैचुरेशन जो सबसे ज़्यादा होती है वो सोयाबीन के अंदर होती है, और जो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है वो सनफ्लावर ऑयल के अंदर होती है। सनफ्लावर के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और जो क्वालिटी सबसे ज़्यादा होगी या जो सैचुरेशन सबसे ज़्यादा होती है वो सोयाबीन के अंदर होती है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ पर्सन कैन डू फॉर इफेक्टिव वेट लॉस, ठीक है। सेल्फ मॉनिटरिंग आप कर सकते हो अगर आपने इफेक्टिव वेट लॉस करना है। अब एक पेशेंट है, उसकी शॉर्ट लिम्स है, नॉर्मल ट्रंक है, लंबर लोर्डोसिस है, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस इस डिजीज की ऑटोसोमल डोमिनेंट होगी, एकॉन्ड्रोप्लेजिया। एकॉन्ड्रोप्लेजिया के अंदर आपके जो लिम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन आपका जो ट्रंक होती है वो नॉर्मल होती है, और साथ इसमें लंबर लोर्डोसिस भी है, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस का ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट में आपको एकॉन्ड्रोप्लेजिया आता है, वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ आती है, अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आती है, हंटिंगटन्स डिजीज़ आती है, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, फैप आता है, एल्लर-डेल्लोस सिंड्रोम और रेटिनोब्लास्टोमा, ये सारे आपके ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस आती है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी आती है, जिसकी वजह से आपका एम्फीसीमा हो जाता है। बच्चों की जो चाइल्ड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। बीटा थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। सिकल सेल एनीमिया, विल्सन डिजीज़ भी ऑटोसोमल रिसेसिव है। जो एक्स लिंक डिसऑर्डर होते हैं इसमें आपका हीमोफीलिया आता है, जो कि ज़्यादातर मेल्स के अंदर होंगे, जैसे कि G6PD की डेफिशिएंसी आपकी एक्स लिंक्ड होती है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है, और जो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो एक्स लिंक्ड होती है, और कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड होती है। अब एक जनरल रूल ऑफ थंब है, इफ द डिजीज प्रोड्यूसेस स्ट्रक्चरल चेंजेस देन इट इज़ यूजुअली नॉट ऑलवेज ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया। ऐसी डिजीज जो कि स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रोड्यूस करती हैं वो यूजुअली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती हैं, जैसे कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया। इफ द डिजीज इज ड्यू टू द इंजाइमेटिक डिफेक्ट देन इट इज़ यूजुअली नॉट ऑलवेज ऑटोसोमल रिसेसिव। फॉर एग्जाम्पल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी की अगर कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी होगी तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, जैसे कि एकॉन्ड्रोप्लेजिया। अगर तो डिजीज़ इफ द डिजीज़ ओनली इनहेरिटेड बाय द मेल चिल्ड्रन, अगर सिर्फ और सिर्फ मेल बच्चों को हो रही है तो वो एक्स लिंक्ड होती है, एक्स लिंक रिसेसिव होती है, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मेल बच्चों की होती है, जिसमें आपकी डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है। अब पेशेंट है, उसकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद, तो जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म होगा वो लैटरल इनहिबिशन होगी। लैटरल इनहिबिशन की वजह से उसकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो गई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन लीजन आपका होता है पोस्टीरियर कॉलम के अंदर। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन मैकेनिज्म इज लैटरल इनहिबिशन, ठीक है। मैकेनिज्म जो है वो लैटरल इनहिबिशन है, और जो लीजन होगा वो पोस्टीरियर कॉलम के अंदर होगा, ठीक है। पोस्टीरियर कॉलम के अंदर लीजन होगा जब आपकी प्रोप्रियोसेप्शन लॉस हो जाती है, और जो मैकेनिज्म होगा प्रोप्रियोसेप्शन का लॉस होने का वो लैटरल इनहिबिशन होती है। अब 16 ईयर ओल्ड फीमेल थी, उसको ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, उसका वेट भी ज़्यादा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वुड बी द मोस्ट सजेस्टिव ऑफ द कशिंग सिंड्रोम रादर देन द सिंपल ओबेसिटी? अगर तो आपको एब्डोमेन के ऊपर स्ट्राया नजर आए तो इसका मतलब है कि उसको कशिंग सिंड्रोम है रादर देन सिंपल ओबेसिटी। अगर एक ऐसी फीमेल है जिसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो, साथ उसके वेट गेन हो रहा हो, और उसके अगर एब्डोमेन के ऊपर आपको एब्डोमिनल स्ट्राया नजर आ रही हैं, तो वो कशिंग सिंड्रोम होता है। कशिंग सिंड्रोम की एक मेन फीचर है कि इसमें आपको एब्डोमिनल स्ट्राया नजर आते हैं, लेकिन अगर प्रॉक्सिमल मायोपैथी होगी तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्रॉक्सिमल मायोपैथी या एब्डोमिनल स्ट्राया आर द मेन साइंस ऑफ कशिंग सिंड्रोम, जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ओबेसिटी से।
एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है विद द टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, अ वमन हैज़ कफ विच रिसेप्टर्स आर इन्वॉल्व। अगर आपका एक्सट्रीम कोल्ड वेदर हो और आपका जो है वो वमन को खांसी हो रही है तो कौन से रिसेप्टर्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो जो इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होंगे। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के अंदर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर एक वेदर है और वमन को कफ हो गई तो इरिटेंट रिसेप्टर्स के एक्टिवेट हुए हैं। प्रेग्नेंट लेडी है, उसने डिलीवर किया, बर्थ के बाद जो रिग्रेशन होती है यूट्रस की वो लाइसोसोम्स से होती है। लाइसोसोम्स आपके यूट्रस को रिग्रेस करते हैं बर्थ के बाद या पार्चुरेशन के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट आर एब्जॉर्ब बाय द ह्यूमन बींग्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एक एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फूड के जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ बफर इन पेशेंट डायग्नोज विद डायबिटिक कीटोसिडोसिस। जो बाइकार्बोनेट होता है वो बफर के तौर पर काम करता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर। जो मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है या जो इंटेस्टिशियम का बफर होता है मेजर, वो प्लाज्मा का जो बफर होता है वो बाइकार्बोनेट है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा का बफर, एक्स्ट्रा सेलुलर बफर, इंटेस्टिशियम का जो बफर है वो आपका बाइकार्बोनेट होता है। और डायबिटिक कीटोसिडोसिस के अंदर जो बेस्ट बफर हमारा काम करता है वो बाइकार्बोनेट ही काम करता है। आरबीसीज का जो मेजर बफर है वो हीमोग्लोबिन है। इंट्रा सेलुलर बफर्स आपकी प्रोटीन्स होती हैं। रीनल बफर भी फॉस्फेट है। ठीक है, फॉस्फेट इज अ रीनल बफर। और जो एक्सक्लूसिव रीनल ट्यूबुलर बफर है वो अमोनिया है। रीनल टिब्यूल्स का जो बफर है वो अमोनिया है, वैसे रीनल बफर आपका फॉस्फेट है। प्लाज्मा बफर आपका बाइकार्बोनेट होता है। डीके के अंदर भी आपका प्लाज्मा जो बाइकार्बोनेट ही आपका बफर होगा। आरबीसीज का बफर हीमोग्लोबिन होती है। इंट्रासेलुलर बफर आपकी प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद जो यूरिनरी बफर होता है क्वांटिटेटिवली वो आपका अमोनियम होगा और जो बोन बफर होता है वो कैल्शियम कार्बन होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो आपका बोन बफर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट आपका बोन बफर होता है और यूरिन का जो बफर होता है वो अमोनियम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डायग्नोज टाइफाइड फीवर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। इसका निमोनिक हमने पहले भी पढ़ा था कि बासो निमोनिक होता है। फर्स्ट वीक के अंदर हम ब्लड कल्चर कराते हैं टाइफाइड को डायग्नोज करने के लिए। सेकंड वीक के अंदर हम एग्लूटेशन टेस्ट या विडाल्स टेस्ट कराते हैं या ब्लड कल्चर भी करा सकते हैं सेकंड वीक के अंदर। थर्ड वीक के अंदर हम जो है वो स्टूल कल्चर कराते हैं और फोर्थ वीक के अंदर यूरिन कल्चर कराते हैं। ठीक है, तो सेकंड वीक के अंदर आपने ब्लड कल्चर भी कराना है और साथ एग्लूटिनेशन टेस्ट भी कराना है। और जो थर्ड वीक के अंदर हम स्टूल कल्चर कराते हैं, एस से और यू से आ जाएगा यूरिन कल्चर आप फोर्थ वीक के अंदर कराते हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि नेगेटिव फीडबैक के अंदर इन्वॉल्व होता है दैट इज़ टू ब्रिंग द वैल्यू टू नॉर्मल लिमिट। नेगेटिव फीडबैक होता ही इसलिए ताकि हम नॉर्मल वैल्यूज़ पे ला सकें, दोबारा से नॉर्मल लिमिट पे वैल्यूज़ को ला सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रीज़न people with the type A personality develop the cardiac issues more frequently than the rest of the population। स्ट्रेस की वजह से टाइप A पर्सनैलिटी वाले पेशेंट्स के अंदर कार्डियक इश्यूज ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द टाइप B पर्सनैलिटी। अब पेशेंट है उसको ऑल्टरनेटिव डायरिया रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पर रेक्टल ब्लीडिंग डायग्नोज हुआ कि उसको कॉलन कैंसर था, तो आपने ट्यूमर मार्कर उसका CEA कराना होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन्स एसोसिएटेड होती हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के साथ बच्चों के अंदर। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, जो HCG है वो आपके हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर कोरिया कार्सिनोमा के अंदर होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपका सेमिनोमा के अंदर बढ़ा हुआ होता है। कैल्सीटॉइन जो होता है वो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर बढ़ा हुआ होता है। ठीक है, जो HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है वो हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर कोरिया कार्सिनोमा के अंदर बढ़ जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपके मेलानोमा के सेमिनोमा के अंदर बढ़ जाते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज सेमिनोमा के अंदर बढ़ जाते हैं। कैल्सीटोनिन आपके मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के अंदर बढ़ जाता है। यूरिनरी कैटेकोलामीन जैसे कि विनाइल मेंडेलिक एसिड फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर बढ़ जाता है। अल्फा फीटोप्रोटीन्स आपकी योग सैक ट्यूमर के अंदर होते हैं या पे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर। योग सैक ट्यूमर या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल बढ़ जाते हैं। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन आपके प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा होता है। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन जो होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर। CA15-3 ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर। CA19-9 जो होता है पैंक्रियाटिक एडिनो कार्सिनोमा के अंदर बढ़ जाता है। और S100 जो होता है वो मेलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर बढ़ जाता है। अब एक ओल्ड पेशेंट है, उसको फटीक है, वीकनेस है, डिस्निया और है और लैब वैल्यूज आपने कराई तो उसका सीरम कैल्शियम कम था, फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा थे, क्रेटिनिन भी ज़्यादा था और पैराथायराइड हार्मोन के लेवल भी ज़्यादा था, उसको क्रॉनिक रीनल फेलर होगा। अगर ऐसा पेशेंट जिसके कैल्शियम के लेवल कम हो, फॉस्फेट के लेवल ज़्यादा हो, क्रेटिनिन भी ज़्यादा हो, इसका मतलब है उसकी किडनी काम नहीं कर रही है, पैराथायराइड हार्मोन भी ज़्यादा हो, इसका मतलब है उसको क्रॉनिक रीनल फेलर का वो पेशेंट है। अब एक पेशेंट था वो एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी ले रहा है पिछले 2 महीनों से, अब उसको उसका ESR ज़्यादा हो गया है, तो लाइकली कॉज क्या होगी कि उसको कोई ना कोई सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप होगी, क्योंकि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब आप एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स ले रहे होते हो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस इज अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो थैलेसीमिया के अंदर इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस होती है कि RBCs बनते तो हैं लेकिन सही नहीं बन रहे होते हैं, इनफेक्टिव एरिथ्रोपॉइसिस थैलेसीमिया में होती है। उसके बाद एक क्रॉनिक स्मोकर था, हमारे पास आया, कंप्लेन कर रहे हैं कि उसको नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप हो गया है इनर मार्जिन ऑफ द लोअर लिप के ऊपर। तो टाइप ऑफ कार्सिनोमा जो होगा वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होगा। जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है वो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है और एप्स्टेन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है, और हमने पढ़ा था कि मैसिव स्प्लीनोमेगैली भी हेरी ल्यूकोप्लेकिया के अंदर होती है।
वो हेरी ल्यूकीमिया के अंदर थी, ये हेरी ल्यूकोप्लेकिया। तो जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया ना वो HIV के साथ एसोसिएटेड होता है और एप्स्टाइन बार वायरस के साथ एसोसिएटेड होता है। जो ऑरल अल्सर्स होते हैं वो पेशेंट्स डायलिसिस पे जो होते हैं उनको डेवलप हो जाते हैं क्योंकि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। डायलिसिस वाले पेशेंट्स के अंदर ऑरल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं विटामिन B6 या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। विटामिन B6 इज मोर एप्रोप्रिएट एज कम्पेयर टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब आप किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे पैच ऑफ द ऑरल ल्यूकोप्लेकिया और ऑरल कैंडिडियासिस के अंदर? जो पैचेज होते हैं ल्यूकोप्लेकिया के उसको हम स्क्रैप ऑफ नहीं कर सकते अनलाइक द कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस का आप स्क्रैप ऑफ कर सकते हो पैच को, लेकिन अगर ल्यूकोप्लेकिया होगा तो वो नहीं स्क्रैप ऑफ होता है। कौन सी एंटीबॉडी है जो कि कोलोस्ट्रम के अंदर होती है? IgA एंटीबॉडी आपके कोलोस्ट्रम के अंदर होती है। IgA आपके कोलोस्ट्रम में होती है। जो IgE होती है वो सीरम के अंदर सबसे कम होती है, एलर्जीज के अंदर होती है और ये बेजोफिल्स के साथ बाइंड करती है और मास्ट सेल्स के साथ बाइंड करती है। जो IgA होती है वो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर होती है या कोलोस्ट्रम के अंदर होती है और ये आपकी म्यूकस के अंदर, सलाइवा के अंदर और टीयर्स के अंदर होती है। अब जो IgM होती है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, ये कोल्ड एंटीबॉडी होती है और ये किसी भी इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले आपकी IgM ज़्यादा होती है। जो IgM होती है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है और ये पेंटामेर होती है, पेंटामेर करती है विद 10, ठीक है। जो IgG होती है स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है, ये वार्म एंटीबॉडी होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वो IgG की वजह से होती है। ये प्रीवियसली एक्सपोज एंटीजन की वजह से रिलीज होगी। अगर पहली दफ़ा एंटीजन होगा तो IgM बनेगी, अगर दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा एक्सपोजर हो रहा है तो बाद में आपकी IgG बन जाती है। ऑप्सोनाइजेशन करती है और इसमें ये मोस्ट अबंडेंट IgG होती है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो IgG होती है और सबसे ज़्यादा बड़ी जो होती है वो IgM होती है। अब जो IgM होती है जो है ना, हमने पढ़ा था कि IgM जो होती है पेंटामर करती है 10 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट के साथ, ठीक है। और जो IgM होती है ना, इफ प्रेजेंट इन मैटरनल सीरम इन रुबेला इन्फेक्शन, रुबेला के इन्फेक्शन के अंदर अगर आपकी मैटरनल सीरम के अंदर IgM अगर प्रेजेंट होगी तो इंडिकेट करती है कि आपने एक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना है और IgM प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करती है। जो IgG होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ये ऑटोइम्यून पैंक्रेटाइटिस के अंदर आपके IgG के लेवल बढ़ जाते हैं और जो बेस्ट रूट होता है किसी भी एंटीडोट को देने का वो IV होता है। आपने इंट्रावास्कुलर रूट से IV जो है वो एंटीडोट देना होता है। हाउ इज डीपोलराइजेशन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ P वेव टू द बिगनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड ऑन ECG? ECG के ऊपर हमें PR इंटरवल नजर आता है जो आपको बिगनिंग ऑफ डीपोलराइजेशन को शो करता है P वेव से लेकर आपकी QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट तक। जो PR सेगमेंट होता है ना वो एक फ्लैट लाइन होती है जो कि एंड ऑफ P वेव से स्टार्ट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स तक होगी, लेकिन जो आपका PR इंटरवल होता है वो बिगिनिंग ऑफ P वेव से बिगिनिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स, दोनों की शुरुआत से जो होगा वो PR इंटरवल होगा। जो P वेव के एंड से स्टार्ट हो रहा है QRS कॉम्प्लेक्स के स्टार्ट तक, ठीक है। जो दरमियान में जो सीधी लाइन है वो आपकी PR सेगमेंट होती है। Which of the following patient show predisposition to invasive fungal sinusitis? तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को इन्वेसिव फंगल साइनोसाइटिस डेवलप हो सकता है। अब एक पेशेंट था प्रेजेंट किया है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया के साथ, हेडेक के साथ, फ्रंकल था उसकी नोज़ के ऊपर और कैवर्नस थ्रोम्बोफाइलोबाइटिस डेवलप हो गया है। तो रूट ऑफ स्प्रेड जो होता है वो सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन होता है। सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन से उसका स्प्रेड हुआ है कैवर्नस साइनस के अंदर क्योंकि उसको ऑफ्थेल्मोप्लेजिया उसकी वजह से डेवलप हो जाता है, हेडेक होता है और नोज़ के ऊपर उसको फ्रंकल होगा। और एक ओल्ड मैन है, वोक अप इन द मिडल ऑफ नाइट विद एक्यूट पेन एंड टेंडरनेस इन द नी। उसको नी जॉइंट में अचानक से बहुत शदीद पेन स्टार्ट हुआ है और रात को सोता हुआ उठ गया है। उसको लो ग्रेड फीवर भी है नी जॉइंट के अंदर। जब आपने फ्लूइड एनालिसिस कराई तो ल्यूकोसाइड उसके 70,000 से 75% आपको न्यूट्रोफिल्स नजर आए। क्रिस्टल्स जब आपने एनालिसिस कराई तो आपको नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स नजर आए और ग्राम स्टेन नेगेटिव है। तो लाइकली कॉज क्या होगी? गाउट। ग्राम स्टेन नेगेटिव है इसलिए सेप्टिक आर्थराइटिस नहीं होगा। और नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें गाउट के अंदर मिलते हैं जो यूरेट क्रिस्टल्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक आपने स्लाइड ली है लिवर की और आपको पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट नजर आ रही है। पेरिफेरी के ऊपर सेंट्रल वेन सेंटर के अंदर नजर आ रही है तो हेपेटिक लोब्यूल होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कॉमन ग्राम नेगेटिव रॉड एट कॉजिटिव है? तो ई कोलाई एस्क्रीशिया कोलाई ग्राम नेगेटिव रॉड होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कराता है। अब एक बॉय प्रेजेंट किया फीवर के साथ, हाइपोटेंशन के साथ, रैश के साथ, पूरी बॉडी के ऊपर उसको रैश डेवलप हो गया, उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, बुखार है उसको और एक्सट्रीमिटीज़ के ऊपर भी उसको रैश डेवलप हो गया है। हिस्ट्री है कि उसको पहले पेट में दर्द हुआ था और उसको वॉमिटिंग हुई थी। लाइटली कॉज क्या होगी? एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन। स्कारलेट फीवर की वजह से जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से होता है उसमें ये हो सकता है कि पहले उसको एब्डोमिनल पेन हुआ, वॉमिटिंग हुई, अब उसके पूरे बॉडी के ऊपर रैश डेवलप हो गया है तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होगा या स्कारलेट फीवर भी हो सकता है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की वजह से डेवलप होता है।
उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ये हेपेटिक लोब्यूल का सारा, कि हेपेटिक लोब्यूल के अंदर जो सेंट्रल होती है ना वो आपकी सेंट्रल के अंदर पोर्टल सेंट्रल वेन होगी हमारे पास, और साइड पे जो होता है ना वो आपको पोर्टल ट्राइड मिलता है। अगर आपको साइड्स पे एंड्स पे आपको जो पोर्टल ट्राइड मिल रहा है और दरमियान में अगर आपको सेंट्रल वेन में है तो आपका ये हेपेटिक लोब्यूल होता है, ठीक है। और ये पोर्टल लोब्यूल शो किया हुआ है, पोर्टल लोब्यूल के दरमियान में जो है वो आपका पोर्टल ट्राइड होगा और साइड्स पे जो है वो आपकी सेंट्रल वेन होती हैं। और ये लिवर एसिनस होता है जो कि 2 सेंट्रल वेन के दरमियान में होता है और जिसमें साथ 2 ही आपके पोर्टल ट्राइड आते हैं। अब जो ब्रेस्ट ट्यूमर होता है जिसकी अगर स्टेज T3 थी, N2 थी, M0 थी, तो स्टेज जो होगी वो उसकी स्टेज 3 होगी। स्टेज 3 के ऊपर उसकी नोडल मेटास्टेसिस 2 होती है, T3 शो करिए कि स्टेज 3 है। ब्लड सप्लाई कंट्रोल ऑफ विच ऑर्गन इज अंडर द सिंपैथेटिक सिस्टम रादर देन द लोकल मेटाबोलाइट। जो आपकी स्किन होती है उसकी ब्लड सप्लाई आपकी सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होती है रादर देन लोकल मेटाबोलाइट्स। लोकल मेटाबोलाइट्स कंट्रोल नहीं करते हैं, स्किन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिंपैथेटिक कंट्रोल के अंदर होती है। कौन सा ऑर्गन है जिसका ब्लड मेंटेन होता है अर्ली बाय सिंपैथेटिक सिस्टम देन बाय लोकल मेटाबोलाइट्स? तो जो आपके एक्सरसाइजिंग मसल्स होते हैं पहले वो सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं, बाद में लोकल मेटाबोलाइट्स इनका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। जो बर्किट्स लिम्फोमा होता है वो एसोसिएटेड होता है म्यूटेशंस होती हैं इसमें MYC जीन की। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर वो ओवरी है। ओवरी सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होती है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव आपका ऑर्गन है वो ओवरी है। लिम्फोमास, सेमिनोमास, ग्लायोमास और क्रेनियोफैरिंजियोमा ये रेडिएशंस की वजह से आपको जो ना रेडियो सेंसिटिव होते हैं। लिम्फोमास सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव है, मतलब लिम्फोमा के ट्रीटमेंट में आप रेडियोथेरेपी कर सकते हो। फिर सेमिनोमा, फिर ग्लायोमा एंड क्रेनियोफैरिंजियोमा। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है वो आपका सेमिनोमा होता है, और जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव आपका ओवेरियन ट्यूमर है वो डिसजर्मिनोमा है। डिसजर्मिनोमा जो ओवेरियन ट्यूमर होता है उसके लिए आप रेडियोथेरेपी करते हो, और सेमिनोमा जो आपका टेस्टिकुलर ट्यूमर है उसके लिए हम रेडियोथेरेपी करते हैं, रेडियो सेंसिटिव होता है। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव लंग ट्यूमर है वो आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव बोन ट्यूमर आपका मल्टीपल माइलोमा और इविंग सार्कोमा होता है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव रीनल ट्यूमर्स हमारा विल्म्स ट्यूमर होता है, और जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्रेन ट्यूमर है दैट इज मेडुलोब्लास्टोमा। और जो मोस्ट लीस्ट रेडियो सेंसिटिव ब्लड सेल्स होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स के ऊपर रेडियोथेरेपी का इतना असर नहीं होता है। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है वो आपकी स्किन होती है, और लीस्ट रेडियो सेंसिटिव आपका विजाइना होता है। और जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव मिकोजा होती है वो इंटेस्टाइनल मिकोजा होती है, उस पर सबसे ज़्यादा असर होता है रेडिएशन का। और जो रेडिएशन इंड्यूस्ड ब्रेन मेलिग्नेंसी है, रेडिएशन की वजह से जो ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है दैट इज मेनिंजियोमा। ओवरऑल रेडिएशन की वजह से जो कैंसर होगा वो ल्यूकीमिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी कैन कॉज हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व्स। तो जब आपकी कैल्शियम के लेवल कम हो जाते हैं ब्लड के अंदर तो आपकी नर्व्स हाइपर एक्साइटेबल हो जाती हैं। अगर तो मैग्नीशियम के लेवल्स 10 मिली इक्विवेलेंट हाइपर मैग्नीसीमिया डेवलप हो गया तो आपकी जो एसिटाइल कोलिन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा हो जाएगा, हाइपर मैग्नीसीमिया हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन डिक्रीज हो जाती है। इफ़ आस्क ईसीजी चेंजेस तो इसमें क्या होगा, आपका PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है जब आपके मैग्नीशियम के लेवल ज़्यादा होते हैं। मैग्नीशियम ज़्यादा होगा तो PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है और आपकी एसिटाइल कोलिन कम हो जाती है। हिस्टोलॉजी थी गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स की, तो इनका ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। Granular cytoplasm of these cells is due to the abundance of mitochondria and they are pyramidal in shape, ठीक है। जो गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स होते हैं वो pyramidal in shape होते हैं। इनका ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होता है और इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है गैस्ट्रिक पैरेटल सेल्स का। 70-year-old वुमेन थी, फेल बेड से गिरी और उसकी फीमर फ्रैक्चर हो गई। जब आपने रेडियोग्राफिक साइन देखे तो उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस नजर आई, तो प्रोबेबल कॉज क्या होगी, एंडोक्राइन एक्टिविटी डिक्रीज्ड। एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से एंडोक्राइन एक्टिविटी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो गई है। मोस्ट कॉमन कॉज जो पायोजेनिक लंग एब्सेस कराती है दैट इज स्टैफ ऑरियस। स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन कॉज है जो कि पायोजेनिक लंग एब्सेस कराता है। गोबलेट सेल्स इज मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर सेल। गोबलेट सेल्स आपकी मॉडिफाइड सिंपल कॉलमनर सेल्स ही होते हैं। एक 45-year-old मैन था, वो लिम्फेडिनोपैथी के साथ आया है। जब द प्लेस फ्रॉम वेयर ही केम इज एपिडेमिक ऑफ डिजीज विच हैज़ रैट फ्ली इज द वैक्टर। ऑन माइक्रोस्कोपी द ऑर्गेनिज्म इज ग्राम नेगेटिव विद सेफ्टी पिन अपीयरेंस, ठीक है। सेफ्टी पिन अपीयरेंस इसकी है, ग्राम नेगेटिव है, रैट फ्ली इसका वैक्टर है, ठीक है। रैट फ्ली आपका जो वैक्टर होता है वो यर्सीनिया पेस्टिस का होता है और ये ग्राम नेगेटिव भी है और साथ सेफ्टी पिन वाली अपीयरेंस है तो यर्सीनिया पेस्टिस होगा, यर्सीनिया पेस्टिस होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडिंग ऑफ द कार्सिनोमा शोज द टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ग्रेडिंग कार्सिनोमा की जो ग्रेडिंग होती है वो हमें सेल की टाइप के बारे में बताती है। ग्रेडिंग जो होती है वो न्यूक्लियस की डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताती है, डिग्री ऑफ डिफ्रेंशिएशन के बारे में बताती है, माइटोसिस के बारे में और टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बताती है। जो स्टेजिंग होती है वो स्प्रेड के बारे में बताती है, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताती है। जो टाइप ऑफ चेंज मेटाप्लेजिया के अंदर होता है वो फंक्शनल होता है और मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है।
मेटाप्लेजिया के अंदर फंक्शनल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है। डिसलोकेशन या ट्रांसलोकेशन जो आपकी एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर होती है, दैट इज़ 15-17 ट्रांसलोकेशन। एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर 8-21 और 15-17 ट्रांसलोकेशन होगी। जो माइलॉइड ल्यूकीमिया है उसके अंदर 15-17 ट्रांसलोकेशन होती है और 8-21 ट्रांसलोकेशन होती है। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आपकी 9-22 ट्रांसलोकेशन होती है। बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर 8-14 होती है। मेंटल सेल लिम्फोमा के अंदर 11-14 होती है। फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर 14-18 होती है। इविंग सार्कोमा के अंदर 11-22 होती है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा के अंदर 7-21 और 17-21 ट्रांसलोकेशन होती हैं। और पैराशूट सेल्स के अंदर हमें क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर मिलते हैं। क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया के अंदर हमें पैराशूट सेल्स मिलते हैं। अब एक पेशेंट है, उसका शदीद गला खराब हुआ है, उसको बुखार है, लिम्फेडिनोपैथी है, एब्सेंट वायरस डिटेक्ट किया तो रिस्क होगा कि उसको बर्किट्स लिम्फोमा डेवलप हो सकता है। 55 ईयर ओल्ड है, उसको रैश डेवलप हो गया है काफ़ी दिनों से और कभी कभी उसको खारिश भी होती है और टॉपिकल ओवर द काउंटर उसने स्टीरॉइड्स भी यूज़ कर लिए, डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी किया है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर उसकी लेग्स के ऊपर आपको मल्टीपल वेल डिमार्केटेड हमें पैप्यूल्स नज़र आ रहे हैं, प्लाक्स नज़र आ रहे हैं, साथ टेलेंजेक्टेरियाज में नज़र आ रहे हैं। स्किन की बायोप्सी आपने ली, एक हफ्ते के बाद पता चला कि उसके पॉटियर्स माइक्रो एब्सेसिस हैं, एटिपिकल टी सेल लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहा है और सेल्स आपको क्रिब्रिफॉर्म न्यूक्लियाई के मिल रहे हैं। CD30 सेल पॉजिटिव हैं, स्किन इन्फिल्ट्रेट में एनाप्लास्टिक टी लिम्फोसाइट्स में मिल रहे हैं, तो लाइकली डायग्नोसिस की होगी माइकोसिस फंगोइडिस। माइकोसिस फंगोइडिस एक एक्स्ट्रा नोडल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है टी सेल ओरिजिन का, जिसमें प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट आपकी स्किन की होती है और इसको हम सेजरी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें आपको एटिपिकल टी सेल्स नजर आते हैं पेरिफेरल ब्लड के अंदर, ठीक है। माइकोसिस फंगोइडिस क्या होती है, एक एक्स्ट्रा नोडल नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है जिसमें आपको टी सेल्स के ओरिजिन के अंदर प्राइमरी इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी स्किन की और इसमें आपको सेजरी सिंड्रोम, इसे सेजरी सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें हमें एटिपिकल सेल्स या एटिपिकल टी सेल्स नजर आते हैं जिसे हम सेजरी सेल्स भी कहते हैं पेरिफेरल ब्लड में। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम रिमूव करते हैं फ्रॉम, इफ द कार्बोहाइड्रेट इज रिमूव फ्रॉम प्रोटीन देन दिस विल रिजल्ट इन एग्रीगेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को रिमूव कर दोगे प्रोटीन से तो क्या होगा कि एग्रीगेशन और प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ड्रग रिसेप्टर्स। ड्रग रिसेप्टर्स प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। शिवॉन सेल्स होमोलोग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होते हैं वो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। थर्ड वेंट्रिकल रिलेटेड होता है पोस्टीरियरली टू द लेमिना टर्मिनालिस के साथ, थर्ड वेंट्रिकल लेमिना टर्मिनालिस के साथ पोस्टीरियरली रिलेटेड होगा। रिगार्डिंग थर्ड वेंट्रिकल इसमें क्या होगा, पोस्टीरियरली रिलेटेड होता है टू सबथैलेमस, ठीक है। एक तो ये पोस्टीरियरली लेमिना टर्मिनालिस के साथ भी थर्ड वेंट्रिकल रिलेटेड है और थर्ड वेंट्रिकल आपके सबथैलेमस के साथ भी पोस्टीरियरली रिलेटेड होता है। अब एक पेशेंट है, उसको लेफ्ट साइडेड लिम्ब की पैरालिसिस डेवलप हुई, पैरालिसिस हुई है राइट लोअर फेस की, होमोनोमस हेमिनोपिया कि लेफ्ट साइडेड उसकी लिम्ब की पैरालिसिस है, राइट लोअर फेस की पैरालिसिस है, होमोनोमस हेमिनोपिया है तो लीजन उसके फोर ब्रेन में होगा। मेमोरी सेंटर आपके टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। ऑल्फैक्टरी एरिया आपके एंटीरियर परफोरेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है। एंटीरियर परफोरेटिंग मटेरियल के अंदर आपका ऑल्फैक्टरी एरिया प्रेजेंट होता है। ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स की लोकेशन जो होती है पोस्टीरियर इंफीरियर टेम्पोरल लोब या अंकस के अंदर होती है और जो ऑल्फैक्टरी एरिया की लोकेशन है वो आपके एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस में होती है। ट्रू अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, इसको सप्लाई करती हैं सिंपैथेटिक थोरेसिक प्लेक्सिस। रिगार्डिंग द सुप्रारीनल ग्लैंड, आर्टीरियल सप्लाई रिसीव फ्रॉम ब्लड फ्रॉम द 3 सोर्सेज, ठीक है। जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो 3 सोर्सेज से आती है। अमंग द फॉलोइंग विच इज फॉल्स रिगार्डिंग एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड की जो ब्लड सप्लाई होती है वो फ्रेनिक आर्टरी से नहीं आती है, ठीक है। फॉल्स क्या एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड की देखो डायरेक्ट सप्लाई एओर्टा से भी होती है, 3 सोर्सेज की ब्लड सप्लाई भी होती है, ब्लड सप्लाई इसकी रीनल आर्टरी से भी होती है लेकिन इसकी ब्लड सप्लाई फ्रेनिक आर्टरी से नहीं होती है। उसके बाद अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का बताया हुआ है कि करेक्ट करना है कि पायरामिडल इन शेप होता है एड्रिनल ग्लैंड। किडनी जो होती है वो फेशियल शीथ से कवर्ड होगी अलॉन्ग विद द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। रीनल वेन लाई करती है एंटीरियर टू द रीनल आर्टरी और पोस्टीरियर होती है रीनल पेल्विस के, ठीक है। रीनल वेन आपके रीनल आर्टरी के आगे होती है और रीनल पेल्विस के पीछे होती है और जो रीनल किडनी होती है वो एक फेशिया से कवर्ड होती है अलॉन्ग विद द एड्रिनल ग्लैंड। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, इसमें जो फीटल ग्लैंड होता है वो 1/3 साइड होता है आपके एडल्ट के ग्लैंड के। अब एक 12 ईयर ओल्ड बच्चा था, वो इमरजेंसी रूम के अंदर आया, उसको खांसी है, बुखार है, रैश डेवलप हो गया है, उसको इची आइज़ हैं, उसकी कंजक्टिवाइटिस है, रैश उसके पहले सर के ऊपर स्टार्ट हुआ था, नेक पे स्टार्ट हुआ, फिर उसकी ट्रंक पे गया, उसकी वैक्सीनेशन हिस्ट्री नहीं पता है। फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आपको मैक्यूलोपैपुलर रैश नज़र आ रहा है, साथ ब्लैंच कर जाता है प्रेशर के ऊपर, वाइट ब्लू वाइट मैक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, एरिथीमा है ऑन द बैकग्राउंड ऑफ एरिथीमा बक्कल म्यूकोजा के ऊपर भी। बायोप्सी जब आपने लिम्फ नोड्स की कराई तो आपको वार्डन फ्लेकेंडी जाइंट सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो डायग्नोसिस होगी वो मीजल्स होगी और नमूनिया डेवलप हो गया उसको मीजल्स की वजह से। 12 ईयर ओल्ड अफगान बॉय था, उसको नाइट स्वेट्स हैं, राइट साइडेड नेक डिस्चार्जिंग साइनस है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, कोई ग्रोथ नज़र नहीं आई है ब्लड कल्चर के ऊपर। नेक्स्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने लिम्फ नोड बायोप्सी करानी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड फास्ट बैसिलस एंड टीबी वाज नॉट इन द ऑप्शन, तो नोकार्डिया भी आपका एसिड फास्ट बैसिलस होता है। अब एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म आपका लीजेनेला होता है, माइकोबैक्टीरिया होगा, नोकार्डिया, आइसोस्पोरा, क्रिप्टोस्पोरिडियम, रोडोकोस एंड ब्रूसेला। आफ्टर द एब्डोमिनल सर्जरी एक वुमेन आपके पास आई है, उसको डिस्चार्जिंग साइनस है, साइड ऑफ द सूचर के ऊपर माइक्रोस्कोपी के ऊपर आपको येलो कलर के ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, तो एक्टिनोमाइसिस होगी। सिरोलॉजिकल टेस्ट बेस्ट जो हम क्यू फीवर के लिए डायग्नोस करते हैं, सिरोलॉजिकल टेस्टिंग हम क्यू फीवर के लिए कराते हैं। अब एक बच्चा आया है, उसको सडन पेन डेवलप हुआ है जॉइंट्स के अंदर, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोज हुआ है, तो लाइकली कॉज क्या होगी, स्टाफ ऑरियस। क्रॉनिक रीनल फेलियर वाला पेशेंट था, उसको लॉन्ग टर्म डायलिसिस के ऊपर है, उसकी डेथ होगी, ऑटोप्सी के ऊपर हमें नजर आएगा पायरामिडल हाइपरप्लेजिया, पैराथायराइड का हाइपरप्लेजिया, पैराथायराइड हाइपरप्लेजिया नजर आएगा क्रॉनिक रीनल फेलियर वाले पेशेंट की जब हम ऑटोप्सी कराते हैं, तो पैराथायराइड ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया हमें नजर आता है।